मानव शरीर ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों के ऊपर यानी कि जो हमारे बोन्स है उसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं, जिनकी सहायता से हड्डियों को जोड़े को हिलाया और डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करती हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि बोन्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पहले से पता है कि हमारे शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कंकाल के कार्य यानी कि जो उसके फंक्शन है ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते ही हैं। तो इसके फंक्शन को आपको ध्यान से समझना है। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। इससे शरीर को सहारा मिलता है और साथ ही साथ जो कशेरुकी वाले जीव हैं उनका शरीर का ढांचा कंकाल का बना होता है, जिससे हमारे शरीर के अन्य भागों को आलंबन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हड्डियों का ढांचा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा होती है। यह शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। कंकाल के बहुत से भाग लीवर का काम करते हैं। यहाँ पर लीवर का अर्थ वो लीवर नहीं है जो यकृत होता है। लीवर का अर्थ होता है कि जिस तरह से हम लोग किसी पेज को खोलते हैं, तो ये जो जिनमें कंकाल होती है उनमें लोकोमोटिव यानी कि सुगमता जो होती है मांसपेशियों का इधर उधर करने के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ये जोड़ते हैं बहुत सारे चीजों को। और कंकाल की जो मज्जा गुहा है जिसे कि मैरो कैविटी कहा जाता है, वहां पर वसा एकत्रित करने का कार्य होता है। इसके अलावा जो हमारी कर्ण अस्थियां ध्वनि के कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में सहायक होती है। जीवित अंतःकंकाल लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का निर्माण करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन कंकालों में ही आरबीसी के जो सेल्स हैं ब्लड के वो बनते हैं। इसके अलावा कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस संचित रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है यानी जो कंकाल तंत्र है, इसके प्रकार एग्जाम में आते हैं। तो शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला है वही कंकाल यानी कि बाह्य कंकाल जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, और दूसरा है अंतः कंकाल जिसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। आइए बारी बारी से जानते हैं। पहले हम लोग जानते हैं जो बाह्य कंकाल है यानी एक्सोस्केलेटन के बारे में। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। अब इसके बारे में और जानते हैं। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म, ये याद रखिएगा टर्म, इन्हीं से होती है। अब आपको ये जानना होगा कि त्वचा की जो उपचर्म या चर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, यानी जो आप चमड़ा देख रहे हैं वही आगे चल करके बाह्य कंकाल बन जाता है। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, तो ये आपको लिखना है अगर एग्जाम में आएगा। तथा ये मृत होता है यानी इसमें जीवन नहीं होता है। जो मछलियां होती है उनमें सल्क, और कछुए में ऊपरी कवच, पक्षियों में पिच यानी फेदर, तथा स्तनधारियों में बाल बाह्य कंकाल होते हैं, जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से सुरक्षित रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाह्य कंकाल का कितना बड़ा योगदान है। उसके बाद बात करें अंतः कंकाल की, तो अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। अब आप आगे समझते हैं इसे कि अंतः कंकाल जो होती है यानी कि एंडो कंकाल जो बात करें वो केशोरिकियों में पाया जाता है।
और केशिरुकियों में अंतःकंकाली शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके और क्या क्या फंक्शन है। यह मांसपेशियों यानी मसल से ढका रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतःकंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है। अब बात कर लेते हैं वो कौन से दो भाग हैं। तो सबसे पहला आता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। अस्थि का मतलब हुआ बोन। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स, याद रखिएगा, जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इससे मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां कठोर होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से तत्व है जिसके कारण अस्थियां कठोर होती हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक डबल कवर यानी दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे परिअस्थि यानी पेरिओस्टल कहते हैं। इसी परिअस्थि के द्वारा लिगामेंट यानी कि टेंडस तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। मोटी एवं लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है, यानी कि एक खोखला नली पाया जाता है जिसे मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ यानी कि एक लिक्विड मैटर पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहते हैं, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अस्थि मज्जा यानी अस्थि मज्जा जो होती है उसके बीच में पीली तथा अस्थियों के सिरों पर यानी उसके टॉप पर लाल होती है। बीच में ये पीली होती है और ऊपर में लाल होती है। इन्हें क्रमशः पीली अस्थि मज्जा यानी कि येलो बोन मैरो कहा जाता है। लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो जो होती है उनमें रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, यानी कि जो रुधिर कोशिकाएं लाल रंग की वो होती हैं, जबकि पीली अस्थि मज्जा में श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पलेसेस का निर्माण करती हैं। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। अस्थियों के प्रकार और विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है काला जात अस्थि यानी कि इन्वेस्टिंग बोन और दूसरी होती है उपास्थि जात अस्थि यानी कि कार्टिलेज बोन। यानी दो प्रकार की अस्थियां होती हैं। अब बात करें काला जात अस्थि की यानी कि इन्वेस्टिंग बोन की, तो ये अस्थि जो होती है वो त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि यानी कि मेम्ब्रेन बोन भी कहते हैं। अब बात करें आगे इसके बारे में, तो खोपड़ी यानी स्कल की सभी चपटी अस्थियां काला जात अस्थियां ही होती है, यानी हमारी खोपड़ी में काला जात अस्थियां पाई जाती हैं। अब दूसरा बात करें उपास्थि जात अस्थि की यानी कार्टिलेज बोन की, ये अस्थियां सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती हैं। इस कारण इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं रिप्लेसिंग बोन किसे कहते हैं। अब बात करें जो कशेरुक होते हैं, यानी कशेरुक का जो दंड होता है वर्टिबल कॉलम तथा पैरों की जो अस्थियां होती हैं उपास्थि जात अस्थियां होती हैं। इसके अलावा आपको यह भी बात याद रखना है कि जो उपास्थि यानी कार्टिलेज जो है उपस्थि का निर्माण काली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। और साथ में आपको यह भी बताना है कि यह अर्ध ठोस, पारदर्शक एवं लचीले
ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं। इसके अलावा उपास्थि का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है यानी कि हार्ड होता है, और इसके मैट्रिक्स के बीच में यानी कि उसके मिडिल में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसे लैकुनी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि लैकुनी क्या होता है। लैकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है, इसमें मतलब एक लिक्विड भरा रहता है, और लैकुनी में कुछ जीवित कोशिकाएं यानी कि जो लिविंग सेल्स होती हैं पाई जाती हैं, जिसे कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इनके बारे में। अब थोड़ा सा और जानते हैं कि जो कॉन्ड्रियोसाइट होती है इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन तंतु एवं कोलोजन भी पाए जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे पेरिकॉर्डियम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर पेरिकॉर्डियम के बारे में भी जानने को मिला। तो ये पार्ट 1 था। आगे हम लोग दूसरे पार्ट में जानेंगे मानव कंकाल तंत्र के 206 हड्डियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।